नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायफ्राम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। हम लोग फिजियोलॉजी में देखते हैं कि डायफ्राम एक डोम शेप आर्गन है, एक तरह से डोम शेप मसल है, आर्गन है, जो कि एक तरह से चीफ रिस्पिरेटरी मसल्स के रूप में कार्य करती है। अर्थात जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य भूमिका कौन सी मसल्स की होती है? रिस्पिरेटरी मसल्स की बात करें तो वो डायफ्राम होती है, जो कि डोम शेप होती है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से एनाटॉमी में इसका कैसे एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी ओरिजिन क्या होती है। एनाटॉमी में अगर मसल्स की बात करेंगे तो इसके ओरिजिन और रिसेंशन की बात ना करें तो बात अधूरी रहती है। तो हम यहाँ पर डायफ्राम जो एक एज ए मसल्स के रूप में है, एक तरह से डायफ्राम को ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का जो पार्टीशन होता है वो एक तरह से पार्टीशन का काम करती है। और साथ ही साथ अगर दूसरे वे में कहें कि जो थोरेसिक कैविटी का जो आउटलेट होता है, जैसे इनलेट जब थोरेसिक कैविटी में एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं, जो ओपनिंग के थ्रू एंट्री करते हैं इस नेक रीजन में, नेक से जब थोरेसिक में एंट्री करेंगे तो उसको इनलेट ऑफ थोरैक्स बोलेंगे। जैसे ही थोरैक्स से एब्डोमेन में एंट्री करेंगे तो इस अर्थात मतलब जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, थोरैक्स से एब्डोमेन में एंट्री कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटलेट ऑफ थोरैक्स। आउटलेट थोरैक्स जो फार्म होता है किसके थ्रू? डायफ्राम के थ्रू बनता है। या ये कह सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच जो पार्टीशन होता है, जो डोम शेप आर्गन होता है, उसको हम मस्कुलर आर्गन होता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डायफ्राम नाम देंगे। तो आइए देखते हैं डायफ्राम का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डायफ्राम के बारे में कह रहा है, डायफ्राम इज ए थीन मस्कुलो टेंडिनस शीथ। तो कह रहा है थीन, ऐसा नहीं कि बहुत थिक मसल है, थिक मसल नहीं है, एक पार्टीशन है अर्थात थीन है, बट क्या है? मस्कुलो टेंडिनस, मसल्स के साथ साथ कुछ टेंडेंस भी होते हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ जो मसल्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं पर्टिकुलर डायफ्राम में, तो टेंडन के रूप में इंसर्ट करते हैं, इसलिए मस्कुलो टेंडिनस सीट होता है। एक तरह डायफ्राम क्या है? डोम शेप्ड मस्कुलो टेंडिनस सीट होता है। ध्यान रखिएगा, टेंडिनस ये सीट होता है। तो यहाँ देखेंगे दैट फॉर्म द पार्टीशन बिटवीन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, दैट पार्ट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो ये डायफ्राम जो होता है थीन मस्कुलो टेंडिनस सीट होता है, जो कि एक तरह से पार्टीशन बनाता है बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। इसीलिए डायफ्राम को हम और बेटर वे में क्या कह सकते हैं? थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। तो डायफ्राम न कह के थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम कहते हैं, बट इसको शार्ट टर्म में हम लोग कहते हैं डायफ्राम। बट डायफ्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम, क्योंकि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का पार्टीशन का काम करता है। थीन मस्कुलर टेंडिनस लाइक स्ट्रीट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्लियर कट कहेंगे, थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम कहेंगे, लेकिन शार्ट फॉर्म में हम लोग इजी वे में कहते हैं डायफ्राम। फिर देखते हैं कि द एलिवेशंस, द एलिवेटेड लेटरल एरिया, द एलिवेटेड लेटरल रीजन कॉल्ड एज द राइट एंड लेफ्ट डोम। इसका जो राइट एंड लेफ्ट जो एलिवेटेड लेटरल एरिया होता है, तो इसको हम लोग बात करें तो सिंपली अगर हम इस तरह से देखें तो ये राइट एंड लेफ्ट की बात कर रहा है। ये राइट एंड लेफ्ट एलिवेटेड एरिया जो होता है इसको बोलते हैं डोम। ये कहलाता है डोम, ये कहलाता है डोम। राइट एंड लेफ्ट एलिवेटेड एरिया क्या कहलाएगा? डोम। तो क्या कह रहा है कि द एलिवेटेड रीजन, द एलिवेटेड लेटरल रीजन, लेटरल रीजन ये लेटरल दोनों साइड का लेटरल एस्पेक्ट है। द एलिवेटेड लेटरल रीजन कॉल्ड एज द राइट एंड लेफ्ट डोम। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंड लेफ्ट डोम बोलेंगे। एलिवेटेड लेटरल रीजन कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट डोम। तो ये रीजन क्या कहलाएगा? एलिवेटेड है, इसको हम लोग डोम कहेंगे, राइट एंड लेफ्ट डोम कहेंगे। और उसके साथ साथ कहेंगे द समिट ऑफ द कन्वेक्सिटीज आर नोन एज कुपोली। समिट ऑफ कन्वेक्सिटी द समिट ऑफ द कन्वेक्सिटी मीन्स ये तो उभार है लेफ्ट साइड में, दोनों के लेटरल एस्पेक्ट में उभार है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट डोम बोलेंगे। इसमें भी जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जिस पॉइंट के एलांग होगा, इसमें भी मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जिस पॉइंट के एलांग होगा, पर्टिकुलर इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कुपोली। तो ये क्या है? कुपोली। ये क्या है? एक तरह से कुपोली।
CUPOLAE, तो इसको कुपोली बोलते हैं। मीन्स जो डायफ्राम का जो लेटरल रीजन होता है, लेटरल पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एलिवेटेड होता है, उसको हम लोग डोम बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट डोम बोलते हैं। उस पर्टिकुलर डोम में भी जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है, मैक्सिमम उभार होता है, उसको बोलते हैं कुपोली। तो उभार में उभार को हम लोग बोलते हैं कुपोली, मैक्सिमम एलिवेशन को कुपोली बोलते हैं। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। तो 2 पॉइंट हो गया हम लोग का। फिर देखेंगे इट इज परफोरेटेड बाई द स्ट्रक्चर्स दैट डिसेंड इनटू द एब्डोमेन। अर्थात कहीं ना कहीं हम लोग कह रहे हैं कि जो डायफ्राम होता है एक तरह से पार्टीशन होता है, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो एक पार्टीशन होता है वो हम लोग डायफ्राम का नाम दे रहे हैं। तो इसको थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थोरेसिक कैविटी से कुछ स्ट्रक्चर्स डाउनवर्ड जाते हैं, तो डाउनवर्ड कुछ स्ट्रक्चर्स जाएंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कौन कौन स्ट्रक्चर मिले जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्च ऑफ एओर्टा होने के बाद डिसेंडिंग एओर्टा जो है थोरेसिक एओर्टा जब थोरैक्स से जब एब्डोमेन में एंट्री करेगा तो कहीं ना कहीं डायफ्राम को पियर्स करते हुए, अर्थात उसको छेदते हुए अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ जाते हैं। तो देख रहे हैं क्या कर रहा है, इट इज परफोरेटेड बाई, मीन्स इसको परफोरेट करता है ओपनिंग बनाते हुए। तो परफोरेटेड बाई स्ट्रक्चर्स दैट डिसेंड का मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, डिसेंड्स इनटू द एब्डोमेन, मीन्स थोरैक्स से एब्डोमेन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, ये एक तरह से ये है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाएंगे और क्या कर रहा है उसके बाद, डिसेंड इनटू द एब्डोमेन एंड फ्रॉम द थोरैक्स एंड अदर दैट एसेंड इनटू द थोरैक्स। तो कह रहा है कि थोरैक्स से जो एब्डोमेन में नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डिसेंड हो जाएगा। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो होंगे जो एब्डोमेन से थोरैक्स में जाएंगे, तो उसको बोलेंगे एसेंड। ये ऊपर की तरफ, ये डिसेंड नीचे की तरफ आ रहा है, एसेंड ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एसेंड। तो एंड द अदर दैट एसेंड मीन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं एब्डोमेन से थोरैक्स में इनटू द थोरैक्स और पासेस बिहाइंड इट। तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली इसको परफोरेट, 2 स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर इसको परफोरेट करते हुए या तो ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये परफोरेट करेंगे। परफोरेट करते हुए मीन्स अपना ओपनिंग बनाते हुए, इसको छेदते हुए। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि जो डायफ्राम के बिहाइंड, डायफ्राम के पीछे साइड में, अर्थात वर्टिब्रल कॉलम, डायफ्राम के पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम के पास में, डायफ्राम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पेस होता है, डायफ्राम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पेस होता है जहां से वो उस पर्टिकुलर ओपनिंग से, तो कह रहा है आर द अदर आर पासेस बिहाइंड इट, मीन्स डायफ्राम के पीछे से कुछ स्पेस होता है जिसके पीछे से ये स्ट्रक्चर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ डायफ्राम। तो पार्ट्स ऑफ डायफ्राम की बात करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स, तो पार्ट्स ऑफ डायफ्राम का मतलब क्या हुआ कि डायफ्राम एक मसल है, तो एक तरह से मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है, सिंपली कह सकते हैं कि एक तरह से मसल्स है, जो कि लार्ज मसल्स होती है, बहुत ही विस्तृत मसल होती है, ठीक है ना। तो लार्ज मसल होती है, तो इसके जो ओरिजिन होते हैं, इसके जो फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कितने कौन कौन से पार्ट से ओरिजिन होंगे उसके बारे में बात कर रहा है। पार्ट्स ऑफ मसल मीन्स इस डायफ्राम के मसल्स का ओरिजिन किन किन पार्ट से, किन किन स्ट्रक्चर से हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इसके बारे में इट्स इनर पोर्शन, मीन्स पार्ट्स की बात कर रहा है मसल्स के बारे में। इट्स इनर पोर्शन, जो डायफ्राम का इनर पोर्शन है, तो ये डायफ्राम होगा, इसका इनर पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट है। इट्स इनर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड सेंट्रल टेंडन, सी शेप देख रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर सी शेप, एक सेंट्रल टेंडन है, सी शेप स्ट्रक्चर है, इसका इनर पोर्शन क्या है, एक सी शेप सेंट्रल टेंडन रिलेटेड टू द हार्ट। तो ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल टेंडन होता है, जो इनर पार्ट होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। सपोज करिए कि जो हार्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तो हार्ट का जो एक तरह से इन्फीरियर सरफेस होता है वो किस पे लॉज करता है, तो ये मान लीजिए हार्ट है और ये डायफ्राम का पूरा पार्ट है, ये डायफ्राम का पूरा पार्ट है, लेकिन ये सेंट्रल टेंडन, ये वाला पार्ट सेंट्रल टेंडन, इसी पे पूरा हार्ट स्थिर होता है, अर्थात हार्ट जो कवर्ड होता है पेरिकार्डियम के थ्रू, तो पेरिकार्डियम के साथ हार्ट इसी सेंट्रल टेंडन पर टिका होता है। तो हम लोग देखते हैं, वहाँ पढ़ते हैं कि जो हार्ट का इन्फीरियर सरफेस जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, सेंट्रल टेंडन पे होता है, डायफ्राम पे, तो उसी पार्ट पे ये टिका होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इट्स इनर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द सी शेप्ड सेंट्रल टेंडन रिलेटेड टू द हार्ट, तो हार्ट से रिलेटेड होता है, इस रीजन पे हार्ट आके ऊपर थोरेसिक रीजन से, थोरेसिक वाले पार्ट में, थोरेसिक कैविटी में, ये ऊपर सरफेस पे ये सेंट्रल टेंडन पे आपका हार्ट लॉज करता है।
देखेंगे डायफ्राम मस्कुलर फाइबर, तो इसका मतलब जो सेंट्रल टेंडन है, जो सेंट्रल टेंडन है क्या है, एक तरह से कह रहा है टेंडन है, तो इसका मतलब जो डिफरेंट मसल्स अर्थात डायफ्राम के मसल ओरिजिन हो रहे हैं कहीं ना कहीं सी शेप में आके ही इंसर्ट हो रहे हैं। तो इंसर्शन किस रूप में होता है, टेंडन के रूप में हो रहा है, और इस किस रीजन में हो रहा है, उसके सेंट्रल पार्ट में जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं एक तरह से सी शेप सेंट्रल टेंडन बोला जाता है। एक तरह से डायफ्राम मसल के जो फाइबर बाहर की तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, जिसकी पुष्टि हम लोग अभी आगे कर रहे हैं। फिर देखेंगे द डायफ्राम मस्कुलर फाइबर, इसके जो मस्कुलर फाइबर होते हैं, हम लोगों ने पार्ट्स की बात की अर्थात डायफ्राम के मसल्स के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। द डायफ्राम मस्कुलर फाइबर हैव सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन, सर्कमफेरेंस मीन्स होता है पेरीफेरी। तो मान लीजिए कोई अगर स्क्वायर, मान लीजिए कोई एक सर्किल है, सर्किल है, इसके सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीफेरी, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीफेरी। तो इसके जो फाइबर की ओरिजिन होती है तो यहाँ सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन होती है। तो कह रहा है तो डायफ्राम मस्कुलर फाइबर हैव सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर ऑफ थोरैक्स। जो भी थोरैक्स का चारों तरफ बॉर्डर होता है उसके चारों तरफ ये कनेक्ट होता है। मीन्स जो पेरीफेरी या सर्किल बन रहा है थोरैक्स, अगर कैविटी को हम कट सेक्शन करें और वो जो एक तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, लगभग सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, उसके पेरीफेरी पे उसके फाइबर अटैच होते हैं, ओरिजिन होते हैं, और फाइबर ओरिजिन होने के बाद सेंट्रल में आते हैं। तो देखेंगे ये पेरीफेरी पे होते के बाद ये इसका डायरेक्शन क्या है, इनर पार्ट में है, इसका डायरेक्शन इनर पार्ट में हो रहा है। फिर देखेंगे क्या कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ से ओरिजिन होकर अंदर की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, सेंटर की तरफ गए। तो कुछ इस तरह से तो देखेंगे डायफ्राम मस्कुलर फाइबर हैव द सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर ऑफ द थोरैक्स। दीज फाइबर हैव डिविजिबल एज देयर पेरीफेरल अटैचमेंट। मीन्स इसका जो अटैचमेंट है ओरिजिन कहाँ पर, पेरीफेरल है, इसका ओरिजिन कहाँ पर, पेरीफेरल है, और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ये जो पार्ट है देखेंगे ये पेरीफेरल ओरिजिन हो रही है, ये फाइबर जा रहा है यहाँ सेंट्रल पार्ट में इंसर्शन होता है। इस रीजन में सेंट्रल पार्ट में इनका इंसर्शन होता है, जो कि सी शेप सेंट्रल टेंडन होता है। तो सेंट्रल टेंडन क्या है, एक तरह से डायफ्राम के मसल्स का इंसर्शन होता है। तो ओरिजिनेशन अगर पूछा जाए तो इंसर्शन क्या होगा, इसका जो सेंट्रल टेंडन होगा सी शेप जिस पर हार्ट लॉज करता है वो इंसर्शन होता है मसल का फाइबर का। अब आते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ डायफ्राम मीन्स इसके मसल्स के फाइबर किन किन पार्ट से ओरिजिन हो रहे हैं। तो देखेंगे द फाइबर डिविजिबल एज देयर पेरीफेरल अटैचमेंट, जो पेरीफेरी में एक तरह से पेरीफेरी में जो फाइबर अटैच हो रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं, वो उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड स्टर्नल पार्ट। स्टर्नल पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले स्टर्नम, अर्थात जो कुछ फाइबर स्टर्नम से ओरिजिन हो रहे हैं, तो स्टर्नम पार्ट ये देख रहे होंगे इंटीरियर पार्ट होता है, स्टर्नम पार्ट होता है। दूसरा पार्ट है कॉस्टल पार्ट, कॉस्टल का मतलब रिब्स, साइड में देखेंगे तो रिब्स हो जाएगा, तो ये स्टर्नम होगा, स्टर्नम से पीछे की तरफ फाइबर जाएंगे, और क्योंकि ये एक तरह से थोरैसिक एब्डोमेन का एक तरह से क्या है, एंटीरियर लिमिटेशन होता है। और फिर देखेंगे कॉस्टल, यहाँ पर कुछ कॉस्टल तथा रिब्स होते हैं, तो कॉस्टल पार्ट है। तीसरा होता है लंबर, अर्थात पीछे की तरफ लंबर वर्टिब्री होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो देखेंगे सबसे आगे की तरफ, ये इधर आगे की तरफ है, इधर मतलब इधर एंटीरियर, ऊपर एंटीरियर बना दिया, नीचे पोस्टीरियर बना दिया। तो ऊपर हम लोगों ने एंटीरियर कर दिया, पीछे कर दिया पोस्टीरियर, ये नीचे पोस्टीरियर कर दिया। तो यहाँ देखेंगे सबसे सेंट्रल पार्ट में बीच में क्या होता है, सबसे इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, स्टर्नल पार्ट, हम लोगों ने 1 नंबर दिया है। स्टर्नल पार्ट मीन्स स्टर्नम से डायफ्राम के मसल्स की ओरिजिन होगी। साइड में देखेंगे ये वाला जो पार्ट होता है एक तरह से स्टर्नल पार्ट के अलावा ये साइड में जो फाइबर हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टर्नम के साइड में क्या हो जाएगा, स्टर्नम के साइड में एक तरह से कॉस्टल अर्थात रिब्स है, तो ये कॉस्टल पार्ट अर्थात रिब्स से ओरिजिन हो रही है। फिर तीसरा पार्ट है लंबर पार्ट, तो लंबर पार्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, वर्टिब्रल कॉलम के पास में है। तो इंटीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट थोड़ा सा हो गया। देखेंगे ये वाला रीजन जो होगा जहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम के लिए स्पेस है, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो यहाँ पर एक तरह से जो उसका अटैचमेंट है जो पेरीफेरी में, एक तरह से जो लंबर से वर्टिब्री से अटैचमेंट होता है या ओरिजिन होता है इन द फॉर्म ऑफ राइट क्रश ऑफ डायफ्राम एंड लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम। तो ये कहते हैं राइट क्रश ऑफ डायफ्राम, ये है लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम। तो राइट क्रश जो होता है वो लॉन्गर फाइबर होते हैं और लेफ्ट क्रश वाले छोटे फाइबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके ओरिजिन के बारे में देख लिया।
आइए अब देखते हैं कि हम लोग को पढ़ने का तात्पर्य यहाँ था, यहाँ पूछा भी जाता है कि डायफ्राम से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, या कहते हैं लार्ज ओपनिंग या अपर्चर की बात करते हैं, अपर्चर और ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अपर्चर आर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम, तो हम इसमें दो तरह के ओपनिंग होते हैं, एक लार्ज ओपनिंग होते हैं, एक स्मॉल ओपनिंग होते हैं। जो लार्ज ओपनिंग होते हैं उसमें एक साथ कई स्ट्रक्चर्स पास होते हैं और बड़े बड़े ल्यूमेन या एक तरह से कह सकते हैं कि लूमेन या जो उसका जो वो कैविटी होती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, तो उसको नाम देते हैं। तो लार्ज ओपनिंग में कौन कौन से देखेंगे, तो पहला नंबर पे वेना केवल ओपनिंग। तो पहला जो ओपनिंग है एक तरह से या अपर्चर है उसको बोलेंगे वेना केवल ओपनिंग। तो एक नंबर पे देखेंगे वेना केवल ओपनिंग। तो देखेंगे यहाँ पर वेना केवल ओपनिंग का जो लेवल होता है डायफ्राम में कहीं ना कहीं एक लेवल पे होता है, तो T8 लेवल पर अर्थात 8th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर ये ओरिजिन होता है या फिर अपर्चर होता है। और यहाँ पर देखेंगे राइट पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडन, तो सेंट्रल टेंडन का ये सेंट्रल टेंडन है, ये कहीं ना कहीं जो ओपनिंग कहाँ होती है, सेंट्रल टेंडन में होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि वेना केवल ओपनिंग डायफ्राम के किस पार्ट में होती है, सेंट्रल टेंडन में या अदर पेरीफेरी में, तो सेंट्रल टेंडन में होती है। लेकिन सेंट्रल टेंडन को अगर हम हाफ पार्ट अगर इधर लेफ्ट कर दे, इधर राइट कर दे, तो राइट पार्ट में हो गया। तो कह रहा है राइट पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडन में कहीं ना कहीं ईसोफेजल एक तरह से वेना केवल ओपनिंग होती है। तो देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, वेना केवल ओपनिंग है। इस वेना केवल ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा है, जैसा कि नाम है वेना केवल ओपनिंग। डायफ्राम के लेवल पर जो वेना केवा होगा वो इंफीरियर वेना केवा होगा। सुपीरियर वेना केवा तो हार्ट से ऊपर से नीचे की तरफ जाती है हार्ट में, बट हार्ट के बिलो जब जाएंगे तो डायफ्राम आएगा, डायफ्राम के नीचे जो भी वेना केवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब स्ट्रक्चर एब्डोमेन से थोरैक्स में आ रही है। तो जो वेना केवा है कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ये एब्डोमेन से थोरैक्स में आ रही है, एब्डोमेन से थोरैक्स में एंट्री करा अर्थात हार्ट में जाएगा। तो ये दूसरा देखेंगे। तो वेना केवल ओपनिंग में जो मेन आर्गन था, मेन स्ट्रक्चर था वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा था। दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर, कुछ लीवर के लिम्फेटिक्स इसको एक तरह से लीवर से एब्डोमेन से ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोनों। फिर तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राइट फ्रेनिक नर्व भी ऊपर से नीचे जाएगा। तो सिर्फ इसमें वेना केवल ओपनिंग में राइट फ्रेनिक नर्व ही जो डायफ्राम को सप्लाई करती है वो जाएगी। तो राइट फ्रेनिक नर्व ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, नहीं तो चाहे आपका इंफीरियर वेना केवा हो, चाहे आपका लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर हो, दोनों एब्डोमेन से या नीचे एब्डोमिनल पार्ट से नीचे से ऊपर की तरफ इसको पियर्स करते हुए जाएंगे। तो पहला क्लियर हो गया वेना केवल ओपनिंग। तो दूसरा देखेंगे ईसोफेजल ओपनिंग। ईसोफेजल ओपनिंग का जो लेवल होता है 10th थोरेसिक वर्टिब्री होता है। तो 10th थोरेसिक वर्टिब्री कहाँ पर होता है एक तरह से, तो स्प्लिटिंग ऑफ राइट क्रश। तो राइट क्रश जहाँ से स्प्लिट करता है, बनना शुरू करता है, तो राइट क्रश का फॉर्मेशन देखेंगे। ये राइट क्रश ऑफ डायफ्राम यहाँ जरूर है, लेकिन इसका ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है, ये कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ता है टर्न होके। तो ईसोफेजल ओपनिंग दूसरा देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, ईसोफेगस होता है। इसका मेन आर्गन क्या होता है, ईसोफेगस। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसको ईसोफेगस के नाम पे देखेंगे। वेना केवल ओपनिंग में इंफीरियर वेना का मेन स्ट्रक्चर था, जिसके नाम पे हम लोगों ने वेना केवल ओपनिंग कर दिया। ईसोफेजल ओपनिंग में देखेंगे तो ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस मतलब कि जो एक तरह से फूड पाइप होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्लियर कट है कि स्ट्रक्चर नीचे ऊपर से नीचे की जा रहा है, थोरेसिक से एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें कुछ स्ट्रक्चर क्या है, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व भी होते हैं। इसमें राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व होते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। फिर देखेंगे रेड कलर का दिखाया गया गैस्ट्रिक आर्टरी ऑफ ईसोफेजियल ब्रांच। गैस्ट्रिक आर्टरी ऑफ ईसोफेजियल ब्रांच ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। और कुछ वेन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ईसोफेजियल ओपनिंग है। तो थर्ड पार्ट देखेंगे एओर्टिक ओपनिंग, अर्थात एओर्टिक एओर्टा से रिलेटेड होगा। एओर्टा के जो एओर्टिक ओपनिंग का जो लेवल है वो ध्यान रखना है T12 पे है, T12 पे है। तो बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। तो ये कह रहा है, ये देखेंगे यहाँ डिफरेंट लिगामेंट होते हैं। ये देखेंगे ये है लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट क्या है, राइट लेफ्ट साइड में लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। इन दोनों लेटरल के बीच में क्या है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट हम लोगों ने देखा है। ये है मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, जबकि ये देख रहे होंगे लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट है। तो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट के पीछे साइड में, तो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट के पीछे साइड से अर्थात
कहने का मतलब आर्कुएट लिगामेंट अटैच है डायफ्राम से, डायफ्राम के और पीछे जाएंगे तो वर्टिब्रल कॉलम होगा। इसका मतलब कि डायफ्राम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच से पीछे से स्ट्रक्चर या जो गैप है वहाँ से स्ट्रक्चर पास हो रहा है। यहाँ पर कोई ओपनिंग विशेष नहीं बना रहा है, उसको पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं कि परफोरेट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं, आपको थर्ड नंबर का है, इसको बोलते हैं एओर्टिक ओपनिंग। तो इसमें सबसे मेन स्ट्रक्चर्स क्या है, एओर्टा होती है, एओर्टा होती है जो कि नीचे से थोरैसिक एओर्टा से एब्डोमेन एओर्टा में जाती है, एब्डोमेन में जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे एजाइगस वेन होती है, एजाइगस वेन नीचे से एजाइगस वेन होती है और ऊपर की तरफ आएंगी। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर थोरैसिक डक्ट होती है, थोरैसिक डक्ट भी नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी। तो कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 3 लार्जर ओपनिंग थे। कुछ स्मॉलर ओपनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर स्मॉलर ओपनिंग्स में देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ये स्मॉलर ओपनिंग्स थ्रू आते हैं। और देखेंगे ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, तो यहाँ देखेंगे ग्रेटर और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ये राइट एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, राइट एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, इसी में पाए जाते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर स्प्लैंक्निक नर्व। तो ये स्मॉल ओपनिंग के थ्रू पास होते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक है, सिंपैथेटिक ट्रंक का फॉर्मेशन ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। ये देखेंगे सिंपैथेटिक ट्रंक भी स्मॉलर ओपनिंग के थ्रू आ रहे हैं। और कुछ सब कॉस्टल वेसल्स एंड नर्व, सब कॉस्टल वेसल्स एंड नर्व दोनों साइड से देख रहे होंगे, ये एक तरह से पास हो रहे हैं स्मॉलर ओपनिंग के थ्रू। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से ये जो मेन हम लोग का जो लार्जर अपर्चर है ओपनिंग है उसको याद कैसे किया जाए। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि वेना केवल वाला T8 पे है कि एओर्टिक है T8 पे है, तो इसको याद कैसे करेंगे। तो एक सीक्वेंस याद रखिए कि T8 T10 T12, मतलब 8 10 12, थोरैसिक का 8 10 12 याद रखिएगा। तो थोरैसिक का 8 10 12 तो सही मायने में जो अल्फ़ाबेट में ए आना चाहिए, ए वाले को T8 पे होना चाहिए, बट है नहीं, वो सबसे लास्ट में है। तो हम लोग का जो T8 पे क्या है और लास्ट में देखेंगे V जो है अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में आ रहा है, तीनों के सबसे लास्ट में V आ रहा है, लेकिन सबसे पहले है। तो ध्यान रखिएगा जो A सबसे पहले आ रहा है, एओर्टिक का A वो सबसे पहले आ रहा है, बट ये सबसे लास्ट में जाएगा, T12 पे जाएगा, T12 लेवल पे जाएगा। जबकि जो V होना चाहिए वो सबसे पीछे रहना चाहिए, सबसे नीचे रहना चाहिए, लेकिन वो सबसे पहले आ रहा है, मतलब T8 पे आपका सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट और T12 पे सबसे पहले वाला अल्फ़ाबेट और मिडिल में इसोफेजियल ओरिजिन, एक तरह से इसोफेजियल जो भी ओपनिंग है ये एक तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह एनाटॉमी ऑफ डायफ्राम। धन्यवाद।